आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कला के बारे में है जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। सही सवाल पूछने की कला। हमारे पास एनसीईआरटी का एक दस्तावेज है जो बताता है कि क्लासरूम्स में सवाल कैसे और क्यों पूछे जाने चाहिए। और इससे पढ़ते हुए मुझे स्कूल का एक किस्सा याद आ गया। अच्छा। एक टीचर ने मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हें इतिहास की कोई एक घटना बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी और क्यों। उस एक सवाल ने मेरे सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि ये दिखाता है कि सवाल सिर्फ जवाब जानने के लिए नहीं होते, वो सोच को एक दिशा देने के लिए, एक आकार देने के लिए होते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये दस्तावेज असल में सवाल पूछने को एक टीचिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर देखता है, एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी। इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बच्चे को क्या पता है, बल्कि ये है कि बच्चा कैसे सोचता है और उसकी सोच को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को परत दर परत खोलते हैं। दस्तावेज बहुत साफ तौर पर सवालों को 3 बड़े हिस्सों में बांटता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक टीचर क्लास में आता है, एक नया टॉपिक शुरू करना है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? उसका पहला कदम होता है ये जानना कि जमीन कैसी है। जमीन कैसी है? यानी सीखने वालों का तैयारी का स्तर क्या है। दस्तावेज इन्हें डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस कहता है। डायग्नोस्टिक मतलब जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। हाँ। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये एक तरह की परीक्षा नहीं है बस पहले दिन? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। अगर कोई छात्र कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो क्या वो पहले से ही पीछे नहीं रह जाता? इससे तो बच्चों में एक डर बैठ सकता है। आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये दस्तावेज दूर करना चाहता है। ये पारंपरिक शिक्षा के पूरे मॉडल को पलट देता है। अच्छा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शिक्षक का काम जवाब देना है, लेकिन यहाँ शिक्षक का पहला और सबसे जरूरी काम है छात्र के दिमाग में पहले से चल रही कहानियों और गलतफहमियों को खोजना। ओके। ये डॉक्टर की तरह है। दवा देने से पहले सही बीमारी का पता लगाना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि मरीज को क्या हुआ है, तो आप सही इलाज कैसे करेंगे? ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो ये टेस्ट नहीं, एक तरह का चेकअप है। बिल्कुल। तो ये काम कैसे करता है? कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। मान लीजिए एक टीचर को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है। ठीक है। वो क्लास में आकर सीधे ये बताने के बजाय कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, एक आसान सा सवाल पूछ सकती है। तुम्हें क्या लगता है पौधों को अपना खाना कहाँ से मिलता है? अब सोचिए, कई बच्चे क्या कहेंगे? मिट्टी से। हाँ, कहेंगे मिट्टी से। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बचपन में यही लगता था। और यही है वो डायग्नोसिस। अगर टीचर ये सवाल पूछे बिना पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो एक ऐसी नींव पर इमारत खड़ी कर रही होगी जो पहले से ही कमजोर है। बच्चे उसकी सारी बातें सुनेंगे, शायद रट भी लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो पुरानी गलतफहमी है वो वहीं की वहीं रहेगी। सही बात है। लेकिन जब टीचर को ये पता चल जाता है तो वो अपनी पूरी टीचिंग स्ट्रैटेजी को इस गलतफहमी को दूर करने के लिए डिजाइन कर सकती है। वो बच्चों से पूछ सकती है, अच्छा, अगर पौधे मिट्टी से खाना लेते हैं तो गमले की मिट्टी खत्म क्यों नहीं हो जाती? वाह। ये एक पुल बनाने जैसा है। हाँ। जो बच्चे पहले से जानते हैं उसे नई जानकारी से जोड़ना। बिल्कुल। समझ गया। ये तो सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, किसी भी ऑफिस में नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बिल्कुल यही किया जाता है। यही तो किया जाता है। अजम्पशंस क्या हैं, टीम को पहले से क्या पता है, कहीं कोई बड़ी गलतफहमी तो नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये नींव की बात हुई, ये पक्का करना कि जमीन ठोस है। लेकिन असली इमारत तो तब बननी शुरू होती है जब छात्र सोचना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी तरह के सवाल इसी बारे में है। बिल्कुल। एक बार जब नींव तैयार हो जाती है तो अगला चरण आता है सीखने और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाले सवालों का। यहीं पर दिमाग एक स्पंज की तरह जानकारी सोखने के बजाय एक इंजन की तरह काम करना शुरू करता है, जो जानकारी को प्रोसेस करके नए आइडियाज पैदा करता है। ये क्या से क्यों और कैसे की तरफ एक बड़ा शिफ्ट है। इसमें दस्तावेज कुछ अलग अलग तरह के सवालों की बात करता है। सबसे पहले हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न। हाँ। जैसे, हम पानी कैसे बचा सकते हैं? इसका कोई एक सही जवाब तो है नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। इसका मकसद सही जवाब तक पहुंचना है ही नहीं, इसका मकसद है दिमाग को हर दिशा में दौड़ाना। अच्छा। कोई कहेगा नल बंद करके, कोई कहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, कोई शायद पानी को रिसाइकिल करने की नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा। यहाँ कोई जवाब गलत नहीं है।
इससे क्लास में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ेगा। ये क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। और इसके बाद आते हैं वो जिन्हें दस्तावेज में HOTS यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सवाल कहा गया है। ये शब्द मैंने कई बार सुना है, और इसका असल मतलब क्या है? HOTS वाले सवाल आप कह सकते हैं दिमागी जिम की तरह है। दिमागी जिम? हाँ, देखिए कुछ सवाल सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है। इसका एक ही जवाब है जो आपने याद किया है। सही। लेकिन HOTS वाले सवाल आपके दिमाग से भारी वजन उठवाते हैं। वो आपसे एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएशन करवाते हैं। ये क्यों, कैसे, क्या होगा अगर जैसे सवाल होते हैं। ओके। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर आधारित है, जो बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि सोचना भी कई लेवल का होता है। याद करना सबसे निचला लेवल है और कुछ नया बनाना या मूल्यांकन करना सबसे ऊंचा। क्या हम इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं? मान लीजिए इतिहास की क्लास है, एक सिंपल सा मेमोरी वाला सवाल लेते हैं, अकबर का जन्म कब हुआ? ठीक है। ये एक लो ऑर्डर सवाल है, इसे हॉट सवाल कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। हम इसी तथ्य को लेकर दिमाग को एक्सरसाइज करा सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, अकबर की धार्मिक नीतियां उस समय के हिसाब से इतनी रैडिकल और अलग क्यों थीं? अब इसका जवाब एक तारीख नहीं है। इसका जवाब देने के लिए छात्र को उस समय के सामाजिक, राजनीतिक माहौल का एनालिसिस करना होगा, अकबर के इरादों को समझना होगा और फिर अपना एक तर्क बनाना होगा। वाह। या शायद ये भी पूछ सकते हैं कि या और भी आगे जाकर हम एक क्या होगा अगर वाला सवाल पूछ सकते हैं। जैसे सोचो, अगर अकबर की दीने इलाही की नीति सफल हो जाती तो आज भारत का सामाजिक ताना बाना कैसा होता? इस एक सवाल का जवाब देने के लिए कोई किताब नहीं है। छात्र को कल्पना करनी होगी, तर्क लगाना होगा और अलग अलग संभावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। ये छात्र को एक रटने वाले से एक विचारक, एक हिस्टोरियन बना देता है। ओके, तो क्या होगा यदि भारत में मानसून ना आए? ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका जवाब किसी एक किताब में नहीं है। ये तो छात्र को एक तरह से रिसर्चर बना रहा है। क्या यही लक्ष्य है? यही असली लक्ष्य है, जानकारी देना नहीं बल्कि जिज्ञासा जगाना। और इसमें एक तीसरा प्रकार भी है जो बहुत दिलचस्प है, आत्मचिंतन वाले प्रश्न यानी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे टीचर का ये पूछना, आज जो हमने सीखा उसमें तुम्हें सबसे मुश्किल क्या लगा? ये पूछना तो बहुत हिम्मत का काम है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। हाँ, ये तो बहुत पर्सनल सवाल है। स्टूडेंट को ये एडमिट करना होगा कि उसे कुछ समझ नहीं आया, और टीचर को ये सुनना होगा कि शायद उसका पढ़ाने का तरीका काम नहीं किया। बिल्कुल, ये वल्नरेबिलिटी की मांग करता है, लेकिन ये मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देता है। मेटाकॉग्निशन यानी अपनी खुद के सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। अच्छा। जब एक छात्र ये पहचान पाता है कि उसे क्या और क्यों मुश्किल लगा, तो वो अपनी सीखने की कमियों को समझने का पहला कदम उठाता है। ये सीखने की प्रक्रिया का GPS है। ये आपको बताता है कि आप कहाँ खो गए हैं, ताकि आप वापस सही रास्ते पर आ सकें। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है। ठीक है, तो हमने डायग्नोसिस किया, ब्रेन को एक्सरसाइज कराया। अब आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार रहता है, या जिससे सब डरते हैं। हाँ, रिजल्ट्स का दिन, यानी अचीवमेंट को मापने वाले सवाल। हाँ, ये वही है जिसे ज़्यादातर लोग पारंपरिक रूप से परीक्षा मानते हैं। इसका उद्देश्य ये मापना है कि इंस्ट्रक्शन के बाद क्या सीखा गया है। लेकिन यहाँ भी दस्तावेज एक बहुत बारीक लेकिन ज़रूरी अंतर पर जोर देता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि मेरे स्कूल के दिनों में परीक्षा का मतलब सिर्फ रटना होता था। इतिहास की तारीखें, गणित के फॉर्मूले, बस रटो और अगले दिन पेपर पर उतार दो। बिल्कुल। लेकिन ये अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन वाला विचार कि आप ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये काफी नया लगता है, कम से कम भारतीय स्कूलों के लिए। क्या स्रोत बताता है कि इस बदलाव पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि असली दुनिया में आपसे कोई ये नहीं पूछता कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। सही बात है। असली दुनिया में आपको उस नियम का इस्तेमाल करके कोई समस्या हल करनी होती है। इसलिए अच्छे असेसमेंट क्वेश्चंस केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि समझ का आकलन करते हैं। क्या छात्र उस कॉन्सेप्ट को एक नई अनफेमिलियर सिचुएशन में लागू कर सकता है? दस्तावेज में इसका एक सीधा साधा उदाहरण है। सीखी गई विधि से यह प्रश्न हल करो। यह साफ कह रहा है, मैंने तुम्हें एक टूल दिया है, अब दिखाओ कि तुम इसका उपयोग कर सकते हो।
मतलब अगर गणित में प्रतिशत पढ़ाया गया है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रतिशत का सूत्र क्या है, बल्कि ये होना चाहिए कि एक दुकान में 500 रुपए की चीज पर 20% की छूट है तो वह कितने की मिलेगी। एग्जैक्टली यही समझ का असली परीक्षण है। लक्ष्य यह देखना है कि सीखने वाला उस अवधारणा को लागू कर सकता है या नहीं। यह उपलब्धि का एक बहुत ऊंचा स्तर है। ये सिर्फ ये नहीं जांचता कि आपके दिमाग में कितनी जानकारी है, बल्कि ये जांचता है कि आप उस जानकारी के साथ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अब जब हम इन 3 तरह के सवालों को समझ गए हैं, डायग्नोस्टिक, डेवलपमेंटल और असेसमेंट, तो एक अच्छा सवाल बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? दस्तावेज में इसकी एक पूरी लिस्ट है। सवाल साफ हों, उम्र के हिसाब से हों और सीखने के ऑब्जेक्टिव से जुड़े हों। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ज्यादा गहरी हैं। हाँ, और सबसे जरूरी है कि सवाल भयमुक्त और समावेशी हों। भयमुक्त और समावेशी। यह हमें सिर्फ सवाल बनाने की तकनीक से हटाकर शिक्षक की भूमिका और क्लास के माहौल की ओर ले जाता है। सवाल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बच्चे जवाब देने से डरते हैं तो वो सवाल बेकार है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। भयमुक्त का मतलब है कि सवाल ऐसे ना हो जिससे बच्चे को लगे कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी या उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल। और यहीं पर शिक्षक की भूमिका सिर्फ सवाल पूछने वाले की नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर की हो जाती है। उसे एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना होता है जहां छात्र जवाब देने में सहज महसूस करें, भले ही उनका जवाब गलत हो, क्योंकि गलत जवाब भी सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कैसे? वे शिक्षक को फीडबैक देते हैं कि छात्र कहाँ गलती कर रहा है और उसे कहाँ मदद की जरूरत है। मुझे इसमें उत्तर हेतु समय देना यानी वेट टाइम वाला बिंदु बहुत पावरफुल लगा। अक्सर टीचर सवाल पूछते हैं और तुरंत किसी न किसी से जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि सवाल पूछने के बाद कुछ सेकंड रुकना चाहिए। हाँ, बच्चों को सोचने का समय देना चाहिए। ये छोटी सी बात इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है? ये एक बहुत ही अंडररेटेड टेक्निक है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 3 से 5 सेकंड का वेट टाइम देने से जवाबों की क्वालिटी और लेंथ दोनों बढ़ जाती है। सच में? हाँ, ज्यादा बच्चे हाथ उठाते हैं और उनके जवाब ज्यादा सोचे समझे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को जानकारी रिकॉल करने और फिर उसे एक सार्थक जवाब में बदलने के लिए समय चाहिए होता है। तुरंत जवाब मांगने पर सिर्फ वही बच्चे जवाब दे पाते हैं जिन्हें जवाब पहले से रटा हुआ है, न कि वो जो सच में सोच रहे हैं। ये तो कमाल है। साथ ही विविध उत्तरों को स्वीकार करना और सभी जवाबों का सम्मान करना। हाँ, मुझे याद है एक बार मैंने क्लास में पूछा, अगर तुम गांव के सरपंच होते तो पानी की समस्या कैसे सुलझाते? ओके। ज्यादातर बच्चों ने किताबी जवाब दिए, तालाब खुदवाते, नल लगवाते। लेकिन एक बच्चे ने कहा, मैं हर घर के बाहर एक पोस्टर लगवाऊंगा जिसमें पानी बर्बाद करने वाले को पानी का दुश्मन दिखाया जाएगा। हाँ। ये जवाब किसी किताब में नहीं था, लेकिन ये इतना व्यावहारिक और साइकोलॉजी पर आधारित था कि मैं हैरान रह गई। अगर मैंने सिर्फ सही जवाबों को महत्व दिया होता तो ये आइडिया कभी सामने नहीं आता। सही बात है। यही इन सवालों की ताकत है जब उन्हें सही माहौल में पूछा जाए। ये सब NCERT के बाल केंद्रित शिक्षण के दर्शन से जुड़ता है। ये एक डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो सवाल एक टूल किट की तरह नहीं बल्कि एक माली के काम की तरह है। बताइए। पहले आप जमीन को समझते हैं और तैयार करते हैं, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस। फिर आप बीज बोते हैं, उसे पानी और खाद देते हैं ताकि वो बढ़े और फले फूले, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। हाँ, और अंत में आप देखते हैं कि फल कैसा लगा है, असेसमेंट क्वेश्चंस। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही प्रभावशीलता सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही प्रकार के प्रश्न का उपयोग करने में निहित है। आप घर बनाने की शुरुआत छत से नहीं कर सकते, आपको नींव से शुरू करना होगा। शिक्षण की शुरुआत तैयारी के स्तर को जानने वाले सवालों से होती है, फिर उसे आलोचनात्मक सोच वाले सवालों से बनाया जाता है और अंत में उपलब्धि के सवालों से उसकी मजबूती को परखा जाता है। मतलब मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। इसका असली मकसद महज जानकारी याद कराने से बहुत आगे है। यह वास्तविक जिज्ञासा और गहरी समझ को बढ़ावा देना है। यह हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। हमने ये सब एक क्लासरूम के संदर्भ में चर्चा की है, लेकिन सवाल पूछने के इन सिद्धांतों को
डायग्नोस करना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना और वास्तविक समझ की जांच करना हम अपने जीवन के दूसरे हिस्सों में कैसे लागू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। शायद हमारी पेशेवर बैठकों में, या जब हम खुद कोई नया कौशल सीख रहे हों, या अपने बच्चों से बात करते हुए। जब हम अगली बार कोई खबर पढ़ें या कोई बहस सुने, तो क्या हम सिर्फ क्या हुआ पर रुक जाते हैं, या हम खुद से पूछते हैं ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और इसका मुझ पर या समाज पर क्या असर पड़ेगा? शायद सबसे अच्छा सवाल वो है जो हम खुद से पूछते हैं।